घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के दाववादी शैटर्ड सोल डाउस्ट शैटर्ड सोल के न आने से जयान को आश्चर्य हुआ। उनकी जगह यह अपरिचित वृद्ध आया था। हालांकि घोस्ट स्पिरिट सेक्ट जैसे बड़े संप्रदाय से भी 3 नासेंट सोल संस्कृतावस्था के साधकों को गतिशील करना बलपूर्वक प्रदर्शन था। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि वे शैतानी घाटी डेविल फॉल वैली जैसे खतरनाक क्षेत्र की देखरेख करने का प्रयास कर रहे थे, यह अभी भी कुछ हीन था। क्या घोस्ट स्पिरिट सेक्ट ने अन्य तैयारियां की थीं? जैसे ही जयान इस पर विचार कर रहा था, घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के साधक जल्दी से घाटी के प्रवेश द्वार के चारों ओर फैल गए और एक विशाल जादुई मंत्र व्यूह स्पेल फॉर्मेशन स्थापित करने लगे। पास के साधकों ने उन्हें परेशान नहीं किया और बस एक तरफ से देखते रहे। मौलान जादू योद्धाओं के संबंध में वे भी एक साथ इकट्ठे हो गए। उनके नेता, विद्वान व्यक्ति जिनका उपनाम जोंक था, और जादू योद्धा ले स्पेल वॉरियर वर्तमान में धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहे थे। जयान ने स्पष्ट आंखों और शांत भाव से जादुई व्यूह को घूरा। लेकिन थोड़ी देर बाद जयान की अभिव्यक्ति में हलचल हुई और वह हैरानी से आकाश की ओर देखने लगा। उस क्षण दूरी से प्रकाश चमका और एक अंधाधुंध सफेद प्रकाश की लकीर अचानक बिजली की तरह आकाश में फटी, अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बादल को एक अद्भुत गति के प्रदर्शन में तितर बितर कर दिया। तब तक अन्य साधकों ने भी यह चौंकाने वाली घटना देख ली थी। एक पल में सफेद प्रकाश अचानक घाटी के प्रवेश द्वार के ऊपर पहुंच गया, मध्यम होकर एक नीले वस्त्रधारी वृद्ध के रूप में प्रकट हुआ जिसका चेहरा भावशून्य था। महागुरु वीरसेन वेवुया, वह भी आ गया है। क्या 9 राष्ट्र संघ 9 नेशंस यूनियन भी शैतानी घाटी में खजाना हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है? जब पास के साधकों ने स्पष्ट रूप से वृद्ध का चेहरा देखा तो उनमें हलचल मच गई। लेकिन जो चीज और भी अधिक आश्चर्यजनक थी वह ये थी कि वीरसेन धीरे धीरे घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के सामने उतरे। जब अमित चेहरे वाले मध्यम आयु वाले घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के एल्डर ने यह देखा तो वह मुस्कुराया और वीरसेन को प्रणाम किया। भ्राता वीर, आप अंततः आ गए। मुझे विश्वास था कि आप अन्य मामलों में व्यस्त होंगे। यदि ऐसा होता तो हमारे पास घाटी में प्रवेश करने को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। चूंकि मैंने सहयोगी दावा वांग फेलो डाउस्ट वैंग के साथ समझौता किया है, मैं जल्दबाजी में अपना मन नहीं बदलूंगा। लेकिन ये बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से बोलें। यदि घाटी में वह वस्तु नहीं है जिसका आपने वर्णन किया है, तो यदि मैं शत्रुतापूर्ण हो जाऊं तो मुझे दोष मत दें। वीरसेन ने मध्यम आयु वाले व्यक्ति की मुस्कान को नजरअंदाज कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 9 राष्ट्र संघ का देवियों मार्ग डेविल डाउ के साथ अच्छा संबंध नहीं था। निश्चिंत रहें सहयोगी दावा, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने वीरसेन के तीखे शब्दों को नजरअंदाज किया और उनका स्वागत जारी रखा। इस दृश्य ने पास के साधकों को आश्चर्यचकित कर दिया। वीरसेन 9 राष्ट्र संघ के महान एल्डर थे और स्पष्ट रूप से अब देवियों मार्ग के साथ काम कर रहे थे। यदि कोई इसे अपनी आंखों से न देखता तो वह इस पर कैसे विश्वास कर सकता था? जयान ने इस दृश्य को देखकर अपना माथा सिकोड़ लिया। अब यदि उसे शैतानी घाटी के अंदर घोस्ट स्पिरिट सेक्ट से टकराव होता तो वीरसेन के उनके साथ होने के कारण भागना ही उसका एकमात्र विकल्प होता। यह उसकी अपेक्षाओं से परे की बात थी। जैसे ही जयान इस पर विचार कर रहा था, वह अनजाने में जोंग उपनाम वाले विद्वान व्यक्ति की ओर देखने लगा। यदि कोई अन्य उत्तरार्ध नेसेंट सोल साधक शैतानी घाटी में प्रवेश नहीं करने वाले थे तो ये दोनों सबसे शक्तिशाली संस्कृतावस्था वाले होंगे। मौलान दिव्य संत मौलान डिवाइन सेज शांति से अपनी बाहें पीछे किए वीरसेन को घूर रहा था और यह अज्ञात था कि वह क्या सोच रहा था। जादू योद्धाले के लिए वह वीरसेन को यहाँ देखकर हैरान लग रही थी। हालांकि वीरसेन की उपस्थिति कई लोगों के लिए एक झटका रही थी। उपस्थित साधक अभी भी घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों को देख रहे थे क्योंकि वे अपना जादुई व्यूह बिछाना समाप्त कर रहे थे। आधे दिन के समय के बाद जादुई व्यूह अब 300 मीटर चौड़ा हो गया था क्योंकि इसे निर्मित किया जा रहा था। जैसे ही जयान ने इसे स्थापित होते देखा, वह धीरे धीरे पूरी तरह से हक्का बक्का हो गया। जादुई व्यूह एक प्राचीन परिवहन व्यूह का एक हिस्सा प्रतीत होता था जिसका उसने एक बार अध्ययन किया था, लेकिन कुछ मामूली मतभेद थे जहां हिस्सों को या तो सरल या अधिक जटिल बनाया गया था। इसे स्पष्ट रूप से काफी बदल दिया गया था। जयान ने आंखें सिकोड़कर चुपचाप जादुई व्यूह को घूरा। हालांकि जादुई व्यूहों में उसकी दक्षता बहुत अधिक थी, फिर भी वह थोड़े समय में जादुई व्यूह के रहस्यों को सुझाने में असमर्थ नहीं था। वह केवल विचार में अपना माथा सिकोड़े हुए था। 2 घंटे बाद जादुई व्यूह अंततः पूरा हो गया और घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों ने इसके चारों ओर विभिन्न मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक पत्थर मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रखना शुरू कर दिए। मूल रूप से एक तरफ खड़े वांग तियानगु अचानक एक धुंधली छवि में जादुई व्यूह के केंद्र में खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने भंडारण थैले पर थप्पड़ मारा और एक जेड बॉक्स निकाला। अन्य 2 घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के एल्डर्स वांग तियानगु की कार्रवाइयों से थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। वांग तियानगु ने जेड बॉक्स खोला और एक सुनहरे पीले आध्यात्मिक पत्थर को प्रकट किया।
आध्यात्मिक पत्थर शानदार ढंग से चमका और जेड बॉक्स छोड़ते ही तुरंत आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर छोड़ी। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर, हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। किसी ने अचानक चेतावनी के स्वर में चिल्लाया, जिसे सुनने वाले साधकों के लिए बहुत आश्चर्य हुआ। ये सुनकर ज़यान की अभिव्यक्ति भी बदल गई। एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की आध्यात्मिक शक्ति केवल लगभग 100 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि 100 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर एक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की तुलना में बहुत कम मूल्यवान थे। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर कम से कम 1000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का मूल्य रखता था और इन्हें शायद ही कभी खरीदा जाता था। इसका कारण ये था कि उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर की खानों का पता लगाना आसान था। परिणामस्वरूप ऐसी कुछ ही थी जो अभी भी मौजूद थीं। वर्तमान में ये आध्यात्मिक पत्थर शायद ही कभी मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक पत्थर की खान के गहरे छोर पर पाए जाते थे। दुर्भाग्य से कई प्राचीन और शक्तिशाली जादुई व्यूहों और प्रतिबंधों के लिए उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के उपयोग की आवश्यकता होती थी। सामान्य जादुई व्यूहों को भी इन पत्थरों की शक्ति से सक्रिय करने पर बढ़ाया जाता था। इसके अतिरिक्त एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर एक नैसेंट सोल साधक को बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम होता है। परिणामस्वरूप उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत अविश्वसनीय रूप से उच्च है और समय के साथ ये केवल और दुर्लभ होते जा रहे हैं। दक्षिणी आकाश हेवनली साउथ से लगभग गायब हो रहे हैं। जैसा कि ज़यान ने वांग तियानगु को सुनहरे गुण वाले उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर को जादुई व्यूह के केंद्र में गंभीरता से रखते देखा, वह उत्साह से भर गया। ज़यान ने कई साधकों को मारा था, लेकिन उसने कभी भी एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त नहीं किया था। भले ही वह इसे किसी बाजार शहर या ऐसी ही जगह पर खोजने का प्रयास करे, यह एक निराशाजनक मामला होगा। आखिरकार उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को खेती की दुनिया में कुछ बड़े संप्रदायों द्वारा संग्रहित कर लिया जाता था अगर कभी उनकी आवश्यकता होती। अब जबकि घोस्ट स्पिरिट सेक्ट ने एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर निकाला था, ऐसा लग रहा था कि वे इस मामले को परम महत्व दे रहे थे। बेशक अब ये समझ में आ रहा था कि वे डेविलफॉल मेडालियंस को इतने अविश्वसनीय मूल्य पर क्यों बेच रहे थे। उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर को उचित स्थान पर रखने के बाद वांग तियानगु मध्यम आयु वाले एल्डर के पास लौट आए और कुछ शब्द फुसफुसाए। मध्यम आयु वाले साधक ने सिर हिलाया और फिर घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों को जादुई व्यू से हटने का आदेश दिया। शिष्यों ने व्यू से हटने के बाद एक हल्के पीले रंग का व्यू ध्वज निकाला। बड़ी दक्षता के साथ उन्होंने तुरंत झंडे हवा में उठाए और जल्दी से एक अजीब व्यू बना लिया। उस क्षण जादुई व्यू चमकने लगा, मानो वह शक्ति संचित कर रहा हो। क्या ये व्यक्ति असली संप्रदाय का प्रभु था? अन्यथा वांग तियानगु उसके साथ इतने सम्मान का व्यवहार क्यों करेगा, भले ही उनकी खेती में समानता हो। ज़यान ने मध्यम आयु वाले साधक को घूरा और उसका दिमाग विचार करने लगा, क्योंकि वह भयंकर दिखने वाले आदमी की जांच कर रहा था। उस क्षण काली ऊर्जा ब्लैक ची अचानक मध्यम आयु वाले साधक के शरीर के चारों ओर लिपट गई और वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। उसने अपनी आंखें जमीन पर से घुमाईं और कहा, मैं घोस्ट स्पिरिट सेक्ट का वांग तियानशिंग घोस्ट स्पिरिट सेक्ट का मास्टर हूँ। मैं कोई बकवास नहीं करूंगा। शैतानी घाटी में प्रवेश करने का मार्ग पहले ही स्थापित हो चुका है। आयामी फार स्पेशल टियर्स पहले ही सिकुड़ चुके हैं और स्थिर हो चुके हैं। अब हम घाटी में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे संप्रदाय के कई जादुई व्यूह के मास्टरों ने ये सोचने में बहुत समय और मेहनत लगाई है कि कैसे एक विशेष परिवहन व्यूह बनाया जाए जो हमें आसानी से घाटी में प्रवेश करने की अनुमति दे। हालांकि ये परिवहन कुछ असामान्य है। इसे सक्रिय करने के लिए एक धातु गुण वाले उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर का उपयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे पत्थर को बाहर लाने के लिए हमने बड़ी उदारता और भारी हृदय से काम लिया है, लेकिन परिणामस्वरूप लोगों की संख्या पर एक सीमा है जिसे हम ला सकते हैं। जब तक आपके पास डेविलफॉल मेडेलियन है, आपको अपने संबंध की परवाह किए बिना घाटी में प्रवेश करने के लिए जादुई व्यूह का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। मुझे आशा है कि सहयोगी दावा मुझे दोष नहीं देंगे। कुछ अन्य बातें भी हैं जो मुझे पहले स्पष्ट करनी होंगी। यह एक तरफा परिवहन व्यूह है, क्योंकि टेलीपोर्टेशन स्थान निर्धारित नहीं है। टेलीपोर्टेशन के दौरान किसी आयामी फाड़ में जाने की बहुत छोटी संभावना है। यदि ऐसा होता है तो हम केवल इतना कह सकते हैं कि आपकी किस्मत काफी नहीं थी और हम दोष नहीं ले सकते। आखिरकार परिवहन विधि पूरी तरह से शोधित नहीं है और जल्दबाजी में तैयार की गई थी, इसलिए एक निश्चित मात्रा में खतरा है। जो लोग खतरे का सामना करने को तैयार नहीं हैं, उन्हें मेरे संप्रदाय के परिवहन व्यूह का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये कहकर मध्यम आयु वाले साधक ने साहपूर्वक अपनी बाहें मोड़ लीं और तुरंत जोड़ा, यदि आपके पास डेविलफॉल मेडेलियन नहीं है तो सोचे भी नहीं कि आप चुपके से अंदर जा सकते हैं। जब पदक रखने वाले सभी लोगों का टेलीपोर्ट हो जाएगा तो जादुई व्यूह नष्ट हो जाएगा। हालांकि वे शब्द जोर से नहीं बोले गए थे, लेकिन उन्हें घाटी के प्रवेश द्वार पर मौजूद हर किसी ने स्पष्ट रूप से सुना। थोड़ी देर के लिए साधकों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी या इस मामले पर चर्चा करने के लिए आवाज संचरण का उपयोग किया।
जंगल के भीतर से एक युवा आवाज ने अचानक एक हैरान स्वर में पूछा, चूंकि हम परिवहन व्यूह का उपयोग करके प्रवेश कर रहे हैं, तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? क्या आपका प्रतिष्ठित संप्रदाय अंदर एक और जादुई व्यूह स्थापित करेगा? जैसे ही यह पूछा गया, कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। जयान के लिए इस सवाल को सुनकर उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। वांग तियानशिंग ने भावना शून्य उत्तर दिया, इस सहयोगी दावा को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक मुझे पता है, शैतानी घाटी में कई प्राचीन प्रतिबंध हैं जो आपको घाटी में प्रवेश करने से रोक सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ने से रोकने में बहुत कम प्रतिरोध होना चाहिए। वहां अंदर ऐसे प्राचीन परिवहन व्यूह भी हो सकते हैं जो बरकरार हैं। यदि ऐसा है, तो वहां से निकलना एक सरल मामला होना चाहिए। जायन ने देखा कि ढही हुई पत्थर की चट्टान पर कुछ प्राचीन अक्षर उकेरे हुए थे। हालांकि वे जंगल की वजह से बहुत धुंधले हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता था। जायन ने उन अक्षरों को ध्यान से पढ़ा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। वहां लिखा था, नामराद विस्तार। ये स्पष्ट रूप से एक सूचना थी जो पहले यहां आए थे, शायद उन लोगों में से एक ने लिखी थी जो हाल ही में टेलीपोर्ट हुए थे। लेकिन ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। जायन ने सोचा कि यह शायद घोस्ट स्पिरिट सेक्ट का कोई छोटा संप्रदाय हो सकता है। उसने मन ही मन इस नाम को याद कर लिया और फिर अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति स्पिरिचुअल सेंस को फैलाकर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने लगा। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद उसे किसी भी इंसान या राक्षस की उपस्थिति नहीं महसूस हुई। जायन ने एक गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को एकत्रित किया। वह जानता था कि डेविलफॉल वैली एक खतरनाक जगह थी और यहाँ लापरवाही घातक साबित हो सकती थी। उसने अपने शरीर को एक नीली रोशनी से ढांप लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पास की पहाड़ियों की ओर। उड़ने से पहले उसने अपने चारों ओर कई रक्षात्मक जादू डिफेंसिव स्पेल्स डाले ताकि कोई अचानक हमला उसे नुकसान न पहुंचा सके। जायन को अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति में थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, जैसे कि वैली में कुछ अदृश्य शक्ति उसकी इच्छा शक्ति को रोक रही थी। इससे उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने जल्दी ही आकाश में उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन एक निम्न ऊंचाई पर। उसने अपनी गति काफी धीमी रखी ताकि वह किसी भी छिपे हुए खतरे से बच सके। उसने देखा कि वैली का माहौल काफी विषैला था और यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी बदबू थी। पेड़ पौधे भी सामान्य से बड़े और विकृत लग रहे थे। कुछ देर बाद जायन ने दूर से एक अजीब ऊर्जा का तरंग महसूस किया। वह तुरंत रुक गया और एक पेड़ की डाल पर अदृश्य हो गया। उसने अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति को उस दिशा में केंद्रित किया और दो आकृतियों को लड़ते हुए देखा। एक और एक विशाल बगीचा जानवर था जो दिखने में काले बाघ जैसा था, लेकिन उसके ऊपर पंख थे, और दूसरी ओर 3 हरे वस्त्र पहने हुए कल्टीवेटर थे। जायन ने उन कल्टीवेटर्स को देखा और उसका चेहरा फिर से बदल गया। वे कपड़े उस व्यक्ति के समान थे जिन्हें उसने पहले डोंगमिंतू के साथ देखा था। ये सोचकर कि क्या ये लोग कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट के थे, जायन ने खुद को छिपाए रखा और उन्हें देखने लगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी उपस्थिति का पता लगे, खासकर जब उसने डोंगमिंतू की उस दुर्भावनापूर्ण नजर देखी थी। बड़े आदमी ने हाथ का मुद्रा बनाया और पत्थर के ब्लॉक की ओर इशारा किया। अचानक पत्थर का ब्लॉक हवा में उछला और 1 मीटर लंबा हो गया। पत्थर के ब्लॉक से चमकदार पीली रोशनी निकली और वह इंद्रधनुषी बाधा की ओर तेजी से बढ़ा। टूट जा, बड़े आदमी ने चिल्लाया। पत्थर का ब्लॉक बाधा से टकराया और एक विशाल धमाका हुआ। इंद्रधनुषी रोशनी कंपने लगी और उसमें दरारें दिखाई दी, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं टूटी। उच्च गालों वाले साधक ने कहा, एक और प्रहार। ये कमजोर पड़ रही है। तीनों ने अपने अपने खजानों को फिर से बाधा की ओर भेजा। इस बार लाल और सफेद उड़ने वाली तलवारें भी पत्थर के ब्लॉक के साथ मिलकर हमला कर रही थीं। एक और भयंकर विस्फोट हुआ और इंद्रधनुषी बाधा टूटकर टुकड़ों में बदल गई। तीनों साधकों के चेहरे पर खुशी फैल गई। बड़े आदमी ने कहा, अंततः अब हम निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, तीसरे साधक ने, जिसकी त्वचा काली थी, अचानक चेहरे पर डर के भाव आ गए। रुको, कुछ गलत है। उसके शब्द पूरे होने से पहले टूटी हुई बाधा के अवशेषों से एक काली छाया निकली। यह एक विशाल काला सांप था जो कम से कम 10 मीटर लंबा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक विशैला नीला धुआं निकल रहा था। विशैला काला सांप, उच्च गालों वाले साधक ने चिल्लाकर कहा। यह एक 6ठे स्तर का राक्षस पशु है। तीनों साधकों ने तुरंत अपने खजानों को वापस बुला लिया और रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। बड़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। भागो, हम इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन काले सांप ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने अपना मुंह खोला और एक नीली आग का गोला उगला जो सीधे उनकी ओर आया। तीसरे साधक ने जल्दी से एक हरी ढाल निकाली, लेकिन नीली आग ने उसे तुरंत भस्म कर दिया। वह चीखता हुआ जलकर मर गया। बाकी 2 साधक डर के मारे कांपने लगे। उच्च गालों वाले साधक ने चिल्लाया, अलग अलग दिशाओं में भागो। दोनों ने अलग दिशाओं में उड़ना शुरू किया। काले सांप ने बड़े आदमी का पीछा किया। अपनी पूंछ से उसने एक झटका मारा और बड़े आदमी को हवा में ही मार गिराया।
उसकी छाती कफन की तरह कुचल गई और वह नीचे गिरकर मर गया। उच्च गालों वाला साधक डर के मारे पागल हो रहा था। वह जितनी जल्दी हो सके उड़ रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा कि काला सांप उसका पीछा कर रहा था। नहीं, मुझे मत मारो, वह चिल्लाया, लेकिन काला सांप ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया। इसी बीच जायन अपनी यात्रा जारी रखे हुए था। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाए रखा था और ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों का उपयोग कर रहा था। अचानक उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी। उसने देखा कि आगे लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक अजीब धुंध थी। ये धुंध बैंगनी रंग की थी और उसमें से एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी। जायन ने अपनी गति कम कर दी और सावधानी से आगे बढ़ा। जब वह धुंध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि इसके अंदर कुछ आकृतियां थीं। यह एक समूह था जिसमें 4 साधक थे। वे सभी काले वस्त्र पहने थे और उनके चेहरे पर नकाब था। वे एक वृत्त में खड़े थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जायन ने सोचा, ये कौन है? उनकी पोशाक देखकर लगता है कि वे किसी विशेष संप्रदाय के हैं। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को और गहराई से फैलाया और पाया कि इन चारों साधकों की कृत्रिम शक्ति कम से कम कोर फॉर्मेशन स्तर की थी। एक बूढ़े व्यक्ति की शक्ति तो मध्य कोर फॉर्मेशन स्तर की थी। जायन ने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि उनके बीच में एक छोटा सा बर्तन था जिससे बैंगनी धुंध निकल रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जल्दी करो, हमें ये खजाना निकालना होगा। बाकी साधकों को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। एक और साधक ने उत्तर दिया, बड़े भाई, ये बर्तन बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या ये वह प्राचीन खजाना है जिसके बारे में संप्रदाय ने बताया था? बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, शांत रहो, जो भी हो, हमें इसे जल्दी से अपने कब्जे में लेना होगा। जायन ने सोचा, प्राचीन खजाना, शायद मुझे भी इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन तभी बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपना सिर उठाया और जायन की दिशा में देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। कौन है वहां? बाहर आओ। जायन का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से अपनी शक्ति को छिपाया और एक नीली रोशनी में बदलकर पश्चिम की ओर भाग गया। बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाया, पकड़ो उसे, वह हमारा राज जानता है। चारों साधकों ने तुरंत जायन का पीछा करना शुरू किया। जायन अपनी पूरी गति से उड़ रहा था, लेकिन उसे पता था कि मध्य कोर फॉर्मेशन स्तर के साधक से बचना आसान नहीं होगा। उड़ते समय जायन ने अपनी विंड थंडर विंग्स को सक्रिय किया और उसकी गति तेजी से बढ़ गई। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि जायन की गति असाधारण थी। उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यही रहो और अनुष्ठान जारी रखो, मैं अकेले ही उसे पकड़ लाता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में एक काली तलवार ली और जायन की दिशा में तेजी से बढ़ा। उसकी गति भी कम नहीं थी। जायन ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि बूढ़ा व्यक्ति उसके करीब आ रहा था। उसने अपनी बांह हिलाई और कई नीली तलवारें बूढ़े व्यक्ति की दिशा में भेजीं। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी काली तलवार से उन सभी को आसानी से रोक लिया। वह ठंडे स्वर में बोला, तुम भाग नहीं सकते, मर जाओ। उसने अपनी तलवार उठाई और एक विशाल काली ऊर्जा की लहर जायन की ओर भेजी। जायन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने जल्दी से अपनी बाहें बढ़ाईं और दोनों हाथों से एक विशाल नीली ढाल बनाई। काली ऊर्जा की लहर नीली ढाल से टकराई और एक भयंकर विस्फोट हुआ। जायन को झटका लगा और वह कुछ मीटर पीछे गिर गया, लेकिन इस झटके ने उसे और भी दृढ़ कर दिया। उसने तुरंत अपना संतुलन बनाया और फिर से भागना शुरू किया। बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, तुमने मेरा हमला रोक दिया, तुम कोई साधारण साधक नहीं हो। जायन ने उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि उसे जल्दी से इस क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। उसने अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों का उपयोग किया और देखा कि आगे एक घना जंगल था। वह जंगल में प्रवेश कर गया और अपनी पहचान छिपाने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया। बूढ़ा व्यक्ति जंगल के किनारे पर आकर रुक गया। उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को फैलाया, लेकिन जायन का पता नहीं लगा सका। धत तेरे की, वह कहीं छिप गया, बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से से कहा। उसने थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब जायन नहीं मिला तो वह निराश होकर वापस अपने साथियों के पास चला गया। जायन ने एक पेड़ के तने के पीछे छिपकर राहत की सांस ली। वह जानता था कि वह अभी सुरक्षित नहीं था। उसे जल्दी से मार्क्विस नानलॉन्ग से मिलना था। उनके समूह का अंतिम सदस्य, एक तीक्ष्ण चेहरे वाला साधक, सोच में डूब गया और अंततः सिर हिलाया। ठीक है, तब ऐसे ही सही। दूसरे भाई, आपके पास आक्रामक प्रकार का जादुई खजाना है। हमें आप पर ही भरोसा करना होगा। हम दोनों सहायता करेंगे। ये काम मुझ पर छोड़ दें। कुछ ही झटकों में मैं इस घिनौनी चीज का नाश कर दूंगा। बड़े आदमी को इन शब्दों से जोश आया और उसने एक पीली रोशनी की गेंद थूकी। यह एक छोटा, सुंदर रूप से कटा हुआ पत्थर का ब्लॉक था जो केवल 1 इंच लंबा था। बड़े आदमी ने हाथ का मुद्रा बनाया और ब्लॉक की ओर इशारा किया। अचानक पत्थर का ब्लॉक हवा में उछला और 1 मीटर लंबा हो गया। जा, बड़े आदमी ने गर्जना की। पत्थर का ब्लॉक हवा में एक बार घूमा और रोशनी की एक झलक के साथ इंद्रधनुषी रोशनी की बाधा से टकरा गया।
दो तलवारें प्रकाश की लकीरों में बदल गईं और पत्थर के ब्लॉक का पीछा किया। जैसा कि अपेक्षा की गई थी, पत्थर का ब्लॉक जादुई खजाना असाधारण था। टकराने से पहले ही उसमें तूफान की मंद आवाजें थीं। जल्द ही एक भारी विस्फोट हुआ, जिसके साथ विभिन्न रंगों की रोशनी की एक लहर उठी और आसपास की धरती हिलने लगी। जब अन्य दो ने पत्थर के ब्लॉक की शक्ति देखी तो उनके चेहरे पर आशा की मुस्कान आ गई, लेकिन जल्द ही उनकी मुस्कान उनके चेहरे पर जम गई। रोशनियों के घुलने मिलने में इंद्रधनुषी रोशनी अचानक चमकदार हो गई और 3 जादुई खजानों को एक समय के लिए दबा दिया, इससे पहले कि वे इंद्रधनुषी रोशनी से निकलने वाली एक स्पष्ट ध्वनि के साथ पीछे हट गए। तीनों के डर में उन्होंने जल्दी से अपने जादुई खजानों पर नियंत्रण फिर से हासिल किया और निराशा के भावों के साथ एक दूसरे को देखा। इस प्रतिबंध की भयानकता उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। बड़े आदमी ने नाक से गुस्से में आवाज निकाली, लेकिन जैसे ही वह कुछ और कहने के बारे में सोच रहा था, उन्हें घेरने वाली इंद्रधनुषी रोशनी अचानक चमकी और लाल हो गई। तीनों को यहाँ तक कि समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। प्रतिबंध ने लपटों के बादल इकट्ठा करना शुरू कर दिए, जिससे क्षेत्र के भीतर का तापमान अचानक बढ़ गया। क्या हो रहा है? क्या ये प्रतिबंध आक्रामक प्रकार का नहीं था? बड़े आदमी ने घबराहट में चिल्लाया, लेकिन अन्य दो उसे जवाब देने में असमर्थ थे। उनके सिर के ऊपर ज्वालामुखी बादल पहले ही उन पर दबाव डालने लगे थे। उसी क्षण तीनों में से एक सदस्य, जिसने हुड पहना हुआ था, अपनी रक्षा के लिए अपने शरीर के चारों ओर जादुई खजानों को बुलाने लगा। उसने अपने शरीर पर कई ताबीज भी लगाए, जिससे उसके चारों ओर विभिन्न रंगों की चमकती हुई बाधाएं बन गईं। फिर आग के बादल ने तीनों को निगल लिया। जल्द ही 3 दर्दनाक चीखें सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद शांति छा गई। कुछ क्षण बाद आग का बादल गायब हो गया और प्रकाश बाधा वापस सामान्य हो गई। मलबे में कोई नहीं था, केवल 3 जादुई खजाने बहुत मध्यम चमक के साथ चमक रहे थे। हालांकि डेविलफॉल वैली में प्रवेश करते समय ऐसी दुर्घटना का सामना करने वाले बहुत से साधक नहीं थे, लेकिन जो भी मिले थे उनमें से आधे से अधिक मर चुके थे। जब भी कोई इस घाटी में दुर्भाग्य से मिलता था तो वे तुरंत अपनी जान को खतरे में महसूस करते थे। एक बार तो एक मध्यम श्रेणी के संप्रदाय का एक नासेंट सोल एल्डर भी एक पल की लापरवाही के कारण अंतरिक्षीय विदार्थ स्पेशल तय का शिकार हो गया था। अन्य विभिन्न साधकों के साथ क्या हुआ, इससे अनजान जायन फिर भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उस क्षण उसे एक सुखद झटका लगा। एक बंजर भूमि के ऊपर हवा में अपने हाथ पीछे किए खड़े होकर जायन नीचे की ओर उन आंखों से देख रहा था जो नीली रोशनी से चमक रही थीं। अगर कोई उसकी आंखों से निकलने वाली नीली रोशनी को देखता तो वह उसे राक्षसी समझता, लेकिन जायन उनकी परवाह नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कुछ भी नहीं था। उसने अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति से भी कुछ नहीं पाया, लेकिन अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों ब्राइट साइड स्पिरिट आइज के साथ जायन 1 मीटर लंबी प्रकाश की एक चाप देखने में सक्षम था। यह उससे लगभग 40 मीटर आगे थी और मध्यम रोशनी से चमक रही थी। जायन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में नीली रोशनी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि उसका भाव बदल गया। अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि ब्राइट साइड आंखें उन अंतरिक्षीय विदारों स्पेशल टीयर्स को देख सकती हैं जिन्हें उसकी आत्मिक इच्छा शक्ति पहचान नहीं पा रही थी। ये सुखद आश्चर्य उस हरे तरल पदार्थ की बड़ी मात्रा को सही साबित करता था जो उसने वर्षों में ब्राइट साइड स्पिरिट वाटर बनाने के लिए उपयोग किया था। परिणामस्वरूप वह अब डेविलफॉल वैली में सबसे आम खतरे को साफ साफ टाल सकता था। एकमात्र समस्या ये थी कि वह केवल तभी अंतरिक्षीय विदारों का पता लगा सकता था जब वह इस क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करता था। थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर वह किसी विदार को नजरअंदाज कर सकता था। ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों की जादुई शक्ति की खपत के बारे में वह ज्यादा मायने नहीं रखती थी। हालांकि ये परेशानी का कारण होता अगर मार्क्विस नानलॉन को उसकी मुलाकात के बाद उसकी आंखों के बारे में कुछ अजीब महसूस होता। जायन नहीं चाहता था कि दूसरों को इस क्षमता के बारे में पता चले। जायन ने सोच में सिर झुकाया और जल्द ही उसे कुछ सूझा। उसने अपने भंडार थैले पर थप्पड़ मारा और उसने एक लबादा निकाला जो नीली रोशनी से चमक रहा था। ये लबादा साधारण कपड़ा नहीं था, यह एक उच्च श्रेणी का जादुई साधन था जो जायन ने युद्ध में हासिल किया था। इस वस्तु का कोई अन्य कार्य नहीं था सिवाय अपने चेहरे को छिपाने के, जो दूसरों को उसकी असली उपस्थिति को देखने से रोकता था। बेशक इस प्रभाव के लिए जादुई शक्ति की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता नहीं थी और यह उन लोगों के खिलाफ काम नहीं करेगा जिनकी खेती उससे कहीं अधिक थी। मौलान दिव्य ऋषि और महागुरु वीरसेन के अलावा ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो इसे देख सके। लबादा ठीक से पहनने के बाद जायन ने उस अस्पष्ट अंतरिक्षीय विदार की ओर एक बार फिर देखा और नीली रोशनी की एक लकीर बनाते हुए उसके पार उड़ गया। ... आकाश को छूते पेड़ों वाले एक घने जंगल में एक लंबी महिला थी जिसका सामान्य चेहरा था, जो वर्तमान में कम ऊंचाई पर जंगल के चारों ओर उड़ रही थी। हालांकि उसका चेहरा विशेष रूप से आकर्षक नहीं था, लेकिन उसकी आंखें असाधारण रूप से चमकदार और स्पष्ट थीं। वह कभी कभी इधर उधर देखती थी जैसे कुछ खोज रही हो। थोड़ी देर बाद महिला अंततः जंगल से गुजर गई और दूसरे छोर पर पहुंच गई।
वह आश्चर्य के भाव के साथ अचानक रुक गई। लगता है ये जगह नहीं है। घोस्ट स्पिरिट्स एक्ट के एल्डर द्वारा छोड़े गए निशान यहाँ नहीं हैं। ये किसी अन्य जगह होना चाहिए। लेकिन मुझे स्पिरिट किंडल फ्रूट खोजने और उसका इंतजार करने के लिए कहने के पीछे क्या उसके डेविलफॉल वैली के अंदर अन्य उद्देश्य हैं? महिला ने फिर सिर उठाया और पीले आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें खाली लग रही थीं, जैसे वो सोचों में खो गई हों। अचानक उसका भाव बदला और वह एक धब्बे में वापस जंगल में शूट हो गई। उसने कई तकनीकों से अपनी उपस्थिति छिपाई, एक विशाल पेड़ के नीचे छिप गई और फिर पूरी तरह से स्थिर हो गई। उसने 3 अलग अलग रंगों की रोशनी की लकीरों को दूरी से उड़ते हुए देखा। उनकी गति तेज नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि 3 बूढ़े लोग साथ यात्रा कर रहे थे। एक पल में तीनों प्रकाश की लकीरें जंगल के ऊपर पहुंच गईं। उनमें से चांदी बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुछ महसूस किया और महिला की छिपने की जगह की ओर नीचे देखा। क्या हुआ? क्या भाई चेंग को कुछ मिला? एक झुर्रीदार चेहरे वाले बैंगनी पोशाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। चांदी बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस नीचे जंगल में एक कोर फॉर्मेशन महिला छिपी है। ऐसा लगता है वह किसी से मिलना नहीं चाहती। बैंगनी पोशाक वाले बूढ़े व्यक्ति ने उत्साह से पूछा, चूंकि यह महिला इतनी सावधान है, क्या अंदर कोई खजाना छिपा हो सकता है? तीसरे बूढ़े व्यक्ति ने, जिसका चेहरा नीली ऊर्जा से ढका हुआ था, शांत भाव से कहा, भाई लिन को सपने देखना बंद करना चाहिए। इस जंगल में किसी भी प्रतिबंध का कोई निशान नहीं है और नीचे केवल एक कोर फॉर्मेशन साधक है, और वह भी एक महिला। डेविलफॉल वैली कितना खतरनाक है, ये हमारे लिए स्वाभाविक है कि हमसे बचे। आइए खुद को शामिल न करें और खजाने की खोज जारी रखें। हमें बाहरी घाटी में खजाने जल्दी से खोजने चाहिए, अन्यथा हमें घाटी की गहराई में जाना होगा। इस विरोध ने बैंगनी पोशाक वाले बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा नहीं दिलाया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और सहमत हो गया। भाई ओ के शब्दों में तर्क है। हमें महिला साधक पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम इस घिनौनी जगह से तेजी से गुजर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पूरी गति का उपयोग नहीं कर सकते। हम इतने बड़े क्षेत्र को थोड़े समय में खोज नहीं पाएंगे। हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। चांदी बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी सिर हिलाया और वे घने जंगल से आगे निकल गए। जब महिला ने देखा कि वे चले गए, तो वह सावधानी से जंगल से बाहर निकली और उस दिशा में देखा जिस तरफ वे उड़ गए थे। ज़ियारा लिन ने खुद से कुड़कुड़ाया, वह चांदी बालों वाला बूढ़ा आदमी भाई जायन का सीनियर मार्शल ब्रदर होना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे यहाँ पाऊंगी। सौभाग्य से ये केवल एक झूठी अलार्म थी। उसने और जायन ने सहमति व्यक्त की थी कि वह पहले बाहरी घाटी में स्पिरिट किंडल फ्रूट से संबंधित निशानों की तलाश करेगी। इसके बाद वे मिलकर स्पिरिट किंडल फ्रूट की खोज करेंगे। ज़ियारा लिन ने मूल रूप से इस शर्त पर खुशी से सहमति व्यक्त की थी, लेकिन जायन की शर्त से थोड़ा परेशान थी। हालांकि उसने जाना कि उसके अन्य मामलों का उससे कोई लेना देना नहीं था और इसलिए उसने इस मामले के बारे में बहुत अधिक नहीं पूछा। वर्तमान तक उसने जंगल में अपना लक्ष्य नहीं पाया था। उसने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस की और फिर उस दिशा में भाग गई जिस तरफ 3 बूढ़े लोग गए थे। डेविलफॉल वैली के एक अन्य जंगल में 6 काले वस्त्र पहने हुए घोस्ट सेक्ट के शिष्य उसमें खोज कर रहे थे। वैंग चान और रियानिका यान रुयन उनमें से थे। जंगल के ऊपर एक पीला बूढ़ा व्यक्ति हवा में स्थिर खड़ा था। घोस्ट स्पिरिट सेक्ट मास्टर वैंग तियांगू और अन्य घोस्ट स्पिरिट सेक्ट के शिष्य कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अचानक जंगल के एक निश्चित हिस्से से अलार्म की एक चीख गूंजी। जल्द ही एक शिष्य की खुशी से भरी आवाज बूढ़े आदमी के कानों तक पहुंची, मुझे मिल गया। ये यहाँ है। बूढ़े आदमी का चेहरा बदला और वह काली रोशनी की एक लकीर में उड़ गया। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो वे सभी उसकी ओर भागे। कहाँ? बूढ़े आदमी ने ठंडे अंदाज में पूछा जब वह शिष्य के ऊपर हवा में खड़ा हो गया, इधर उधर देख रहा था। शिष्य ने पेड़ों में से एक की ओर इशारा किया और आदर से कहा, एल्डर जोंग, ये यहाँ है। एल्डर जोंग की नजर शिष्य की उंगली का पीछा करते हुए वहां पहुंची और उसने भौहें उठाईं। विशाल पेड़ काफी विचित्र दिखता था। न केवल इसकी जड़ें 2 भागों में बनती थीं, बल्कि इसकी एक मोटी डाल दोनों ओर फैली हुई थी। वह पेड़ लगभग एक विशाल व्यक्ति जैसा दिखता था। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कठोर चेहरे से कहा, बुरा नहीं। ये पेड़ वही हो सकता है, और अगर यह वास्तव में है तो हम जब घाटी से बाहर निकलेंगे तो आपको भारी इनाम देंगे। जब शिष्य ने ये सुना तो वह खुशी से आभार व्यक्त करने लगा। एल्डर जोंग धीरे धीरे नीचे उतरा और विशाल पेड़ के चारों ओर 2 बार उड़ान भरी और फिर उसके किनारे रुक गया। उसने एक क्षण और उसे घूरा और पेड़ की ओर अपनी उंगलियां बांधी। काली यिन ऊर्जा यिन ची का एक निशान धीरे धीरे पेड़ से बाहर निकला और उसके हाथों में शूट हो गया। एल्डर जोंग मुस्कुराया और आदेश दिया, ये वास्तव में यहाँ है। अन्य लोगों को बुलाओ। जैसे जैसे समय बीतता गया, घाटी में अन्य साधक और अधिक बिखर गए। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखने वालों को छोड़कर वे सभी खजाना पाने की उम्मीद में यादृच्छिक रूप से खोज करने लगे।
लेकिन साधकों के बहुमत की निराशा के लिए बाहरी घाटी के आसपास की खोज में केवल कुछ ही भाग्यशाली थे। अधिकांश बिना किसी लाभ के रह गए। परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश ने निष्कर्ष निकाला कि अफवाहें झूठी थीं और घाटी के सभी वास्तविक खजाने इसकी गहराइयों में थे। अधिक अधीर और आत्मविश्वासी साधक धीरे धीरे घाटी के केंद्र की ओर बढ़ने लगे। जायन के संबंध में डेविल फॉल वैली में उसका पहला दिन काफी शांत रहा। यात्रा करते समय उसने खजानों की खोज में कोई समय बर्बाद नहीं किया। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। बहुत संभव था कि जहां भी वह जाता वह प्रतिबंधों से सुरक्षित हो, इसलिए उसने इससे दूर रहना ही बेहतर समझा। हालांकि वह धीमी गति से उड़ा, लेकिन वह धीरे धीरे उस स्थान के करीब पहुंच गया जिस पर उसने मार्क्विस नानलोन के साथ सहमति व्यक्त की थी, और उसे घाटी में अपने स्थान का पता चल गया। डेविल फॉल वैली के पश्चिमी तरफ एक छोटा भूरा पहाड़ था जिसकी चोटी पर दो लोग खड़े थे। एक सफेद वस्त्र धारण किए हुए वृद्ध जिसका चेहरा दयालु था पद्मासन लगाए बैठा था, जबकि दूसरा खड़ा था। वह कशीदे किए हुए वस्त्र और लंबा ताज पहने हुए था और उसकी दाढ़ी उसकी छाती तक लटक रही थी। वे मार्क्विस नानलोन और हेवन पीक सेक्ट के एल्डर लू वेइयंग थे। मार्क्विस नानलोन ने अपने दोनों हाथ पीछे किए हुए थे और वह लू वेइयंग से 20 मीटर आगे खड़ा था। वह उदासीन भाव से दूर तक देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। लू वेइयंग ने मार्क्विस नानलोन की चिंता महसूस की और कहा, भाई नानलोन, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वह किसी दूर क्षेत्र में टेलीपोर्ट हो गया हो और उसे पहुंचने में अधिक समय लगे। क्या हमने उसे व्यक्तिगत रूप से जादुई शरण के माध्यम से टेलीपोर्ट होते नहीं देखा था? मार्क्विस नानलोन ने आह भरी और बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा। एक असहाय स्वर में उसने कहा, आपके शब्द झूठे नहीं हैं। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेविल फॉल वैली के कई खतरों को आसानी से नहीं संभाला जा सकता, भले ही किसी की क्षमता कितनी भी विशाल क्यों न हो। हमें इस व्यक्ति की जरूरत है, अन्यथा हमारी डेविल फॉल वैली की यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। लू वेइयंग ने अपनी आंखें खोली और बड़बड़ाया, हमें ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट से गुजरने के लिए यिन यांग रिंग की जरूरत जरूर है, लेकिन क्या प्राचीन अग्नि मेढक एंशिएंट फ्लेम टोड वास्तव में इतना शक्तिशाली है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें उसे साथ लेकर चलने के बजाय बस अंगूठी ले लेनी चाहिए थी। मार्क्विस नानलोन ने त्योरी चढ़ाई और कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से यह नहीं देखा कि यह कितना शक्तिशाली था, लेकिन मास्टर कांकुन के रिकॉर्ड से यह कहा गया है कि यह असाधारण रूप से भयानक है। ये बेहतर होगा कि हम एक ऐसे साधक को ढूंढें जिसमें इस पशु को वश में करने की क्षमता हो, अन्यथा इसमें बहुत अधिक प्रयास लगेगा और हमारी बहुत अधिक शक्ति की खपत होगी। मैं इतने खतरनाक स्थान पर खुद को खुला नहीं छोड़ना चाहता। थोड़ी विचार के बाद लू वेइयंग ने कहा, आपके शब्द उचित हैं। ऐसा लगता है कि मौलान मैदानों में जो कुछ हुआ उसके बाद आप अधिक सतर्क और सावधान हो गए हैं। लेकिन मैंने प्राचीन अग्नि मेढक के बारे में जो रिकॉर्ड पढ़े हैं उनसे ये प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध नहीं था। यहाँ तक कि कहा जाता था कि इसे संभालना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि मास्टर कांकुन ने इसकी भयावहता की पुष्टि की है, मुझे लगता है कि यह पशु एक उत्परिवर्ती संस्करण म्यूटेंट वेरिएंट होना चाहिए। मार्क्विस नानलोन के मन में एक और विचार था, वह पूरी तरह से सहमत नहीं था। एक उत्परिवर्ती संस्करण, ये संभव है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि इस पशु का घाटी में कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था और उसने अनगिनत वर्षों तक खेती की, जिसके परिणामस्वरूप इसकी विशाल शक्ति है। लू वेइयंग ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे कहा, चूंकि मामले पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसके बारे में और बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमें अग्नि मेढक को खत्म करना ही होगा। अग्नि मेढक तक जाने वाले मार्ग के बारे में ये ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट से ढका हुआ है। बिना किसी पूर्व ज्ञान के कोई भी साधक जो वहां भटक जाएगा उसका सफाया हो जाएगा। हमें इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि कोई और हमसे पहले प्राचीन साधक के अवशेषों को ढूंढ लेगा। मार्क्विस नानलोन ने लू वेइयंग के शांत बोलने को सुनकर मुस्कुराया। जैसे ही वह जवाब में कुछ कहने के बारे में सोच रहा था, उसका भाव अचानक बदल गया और उसने जल्दी से आकाश की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि एक नीली रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। वह अंततः आ गया। जायन की उड़ने वाली रोशनी से परिचित होने के कारण मार्क्विस नानलोन ने उसे एक नज़र में पहचान लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब लू वेइयंग ने उसे सुना तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी भी अपने शांत रूप के बावजूद कुछ हद तक चिंतित था। नीली लकीर सावधानी से उड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वह अंततः उनके सामने पहुंच गई। नीली रोशनी फीकी पड़ गई और एक लबादा पहने हुए आकृति प्रकट हुई। आश्चर्यचकित की उसकी आत्मिक इच्छा शक्ति लबादे के माध्यम से नहीं देख सकी। मार्क्विस नानलोन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या यह आप हैं, साथी जायन? क्या कोई और है जो आपसे यहाँ मिलने के लिए सहमत हुआ है? जायन ने अपनी लबादा का हुड रगड़ा और मुस्कुराया। साथ ही उसकी नज़र लू वेइयंग पर पड़ी। लू वेइयंग ने भी जायन की लबादा की विशेषता की खोज की, लेकिन वह उदासीन दिखाई दिया। साथी साधक मजाक कर रहे हैं। भाई लू और मैं आपका इंतजार कर रहे थे।
मार्क्विस नानलॉन को जायन की आवाज सुनकर राहत मिली, लेकिन वह जायन द्वारा पहनी गई लबादा से कुछ भ्रमित था। ये देखकर कि जायन ने इसका जिक्र नहीं किया, उसने इसके बारे में नहीं पूछा क्योंकि यह केवल एक मामूली मामला था। फिर तीनों ने प्राचीन अग्नि मेढक को कैसे खत्म करें, इस पर चर्चा शुरू कर दी। प्राचीन अग्नि मेढक के घोंसले तक पहुंचने से पहले उन्हें पहले घाटी की गहराई में प्रवेश करना था। घाटी की गहराई वास्तव में डेविल फॉल वैली के मध्य में एक बड़ा क्षेत्र था जो एक विशेष रूप से भयानक प्राचीन प्रतिबंध के भीतर सीमित था। इस तरह वहां प्रवेश करने के लिए कोई वास्तविक मार्ग नहीं था। जैसे जैसे प्रकाश घाटी की गहराई की सीमा के चारों ओर घूमता था, कोई आसानी से विभिन्न आकारों के 1 दर्जन से अधिक मार्ग पा सकता था। हालांकि ये सभी मार्ग कई प्रतिबंधों की परतों से ढके हुए थे। यदि कोई उनसे गुजरना चाहता था तो उसे प्रतिबंधों को एक एक करके भंग करना होगा या बल प्रयोग करने के परिणामों का सामना करना होगा। इन प्राचीन प्रतिबंधों की शक्ति अविश्वसनीय थी और वे सभी निर्दयी थे। यदि कोई उन पर हमला नहीं करता तो बेहतर था। यदि किसी प्रतिबंध पर हमला किया जाता था तो वह बिना किसी रोक टोक के प्रतिशोध करता था। अतीत में मास्टर कानकुन ने जादुई सरनों की अपनी गहरी समझ के साथ कई दिनों तक इन प्रतिबंधों का अध्ययन किया था, लेकिन अंततः उसने हार मान ली। हालांकि इन प्रतिबंधों को भंग करना अभी भी संभव था, लेकिन अकेले इसे आजमाना बहुत समय लेने वाला था। बाद में मास्टर कानकुन को एक विचार आया। एक संयोग से उसने ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट्स द्वारा छिपाए गए एक गुप्त मार्ग की खोज की। यह मार्ग अच्छी तरह से छिपा हुआ था और ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट्स बिना किसी पूर्व ज्ञान के भटकने वाले किसी भी साधक को समाप्त कर देती थीं। लेकिन हाथ में यिन यांग रिंग के साथ घाटी की गहराई में प्रवेश करना काफी आसान होना चाहिए। जायन और अन्य दो ने तुरंत आकाश में उड़ान भरने और सीधे घाटी की गहराई की ओर उड़ने का फैसला किया। जैसे ही वे आकाश में चढ़े, मार्क्विस नानलॉन्ग ने अपने भंडार थैले पर थप्पड़ मारा और कई घंटियां निकाली, कई इंच बड़ी और सभी अलग अलग रंग की। फिर उसने उन्हें अपनी कमर पर लटका दिया, जिससे जायन को आश्चर्य हुआ। ये देखकर कि जायन जिज्ञासु है, मार्क्विस नानलॉन्ग ने समझाया, ये प्रतिक्रिया घंटियां हैं। जब भी किसी अंतरिक्षीय विदार के आसपास का क्षेत्र उत्तेजित होता है तो ये बजती हैं। हालांकि यह सभी अंतरिक्षीय विदारों का पता नहीं लगा सकती, लेकिन ये उनमें से अधिकांश के लिए चेतावनी देंगी। जायन ने सिर हिलाया और तीनों आकाश में लकीर बनाकर उड़ने लगे। जैसे जैसे वे घाटी की गहराई की ओर उड़े, घंटियां काफी उपयोगी साबित हुईं। जब भी कोई अंतरिक्षीय विदार प्रकट होता, वे तुरंत बजती, तीनों को सचेत करती और उन्हें विदारों के पार जाने से रोकती। हालांकि इन अंतरिक्षीय विदारों का पता किसी न किसी तरह लगाना होता था। यदि वे वास्तव में निराकार थे तो घंटियां कोई चेतावनी नहीं देतीं। ये जानकर जायन ने किसी भी अदृश्य अंतरिक्षीय विदार की तलाश के लिए अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आंखों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप उसने उनके बगल में एक विदार पाया। जब वे उसके पास से गुजरे तो घंटियां नहीं बजीं। ये देखकर जायन और भी अधिक सतर्क हो गया। हालांकि मार्क्विस नानलॉन्ग और लू वेयन घंटी की सुविधा के कारण तेजी से और आसानी से उड़ सके। चूंकि तीनों को रास्ते में और कोई अदृश्य अंतरिक्षीय विदार नहीं मिला, जायन को चेतावनी देने की जरूरत नहीं थी और वह खुशी से चुप रहा। लगभग एक दिन बाद वे एक अपरिचित पहाड़ी श्रृंखला के सामने घाटी की गहराई के बाहर पहुंचे। पहाड़ी श्रृंखला 10 से अधिक छोटे पहाड़ों का एक सतत समूह थी, जो दसियों किलोमीटर तक फैली एक लघु पर्वत श्रृंखला प्रतीत होती थी। पहाड़ी श्रृंखला के पीछे एक क्रिम्सन प्रकाश था जिसने पीले आकाश को अवरुद्ध कर रखा था। ये राक्षसी लग रहा था। वह घाटी की गहराई होनी चाहिए। क्रिम्सन प्रकाश एक अत्यंत भयानक प्रतिबंध होना चाहिए। हम इसे भड़का नहीं सकते, अन्यथा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि यह पहली बार था जब मार्क्विस नानलॉन्ग ने क्रिम्सन प्रकाश देखा था, लेकिन उसने तुरंत सावधान रहना जान लिया था। जायन ने आंखें पीघी और भावनाओं के बिना क्रिम्सन प्रकाश को देखा। इसकी विचित्रता को देखते हुए वह मार्क्विस नानलॉन्ग के कहने के बावजूद जल्दबाजी में इसके करीब नहीं जाता। लेकिन किस उद्देश्य के लिए प्राचीन राक्षस साधकों ने डेविल फॉल वैली के चारों ओर इतने कठिन प्रतिबंध लगाए थे? इस घाटी का मूल उद्देश्य क्या था और वे किन रहस्यों की रक्षा कर रहे थे? घाटी एक जेल की तरह भी हो सकती थी। एक आवेग में ये विचार जायन के मन में आए, लेकिन जल्द ही वह खुद पर हंसा। किस तरह का राक्षस जेल के रूप में इतनी विशाल घाटी की जरूरत होगी? यह असंभव था। ये राक्षस साधकों के लिए एक गढ़ होने की अधिक संभावना थी। उसी क्षण मार्क्विस नानलॉन्ग ने नेतृत्व किया, सीधे पहाड़ी श्रृंखला के 2 पहाड़ों की ओर उड़ान भरी। एक क्षण बाद मार्क्विस नानलॉन्ग ने हाथ उठाया और तीनों रुक गए, धीरे धीरे जमीन पर उतरे। उनके सामने हरी घास और पहाड़ी पत्थर थे जिसमें विशाल पेड़ और जंगली बेलें थीं। ये सब पूरी तरह से साधारण लग रहा था। अपने चेहरे पर उत्साह के बावजूद मार्क्विस नानलॉन्ग ने शांत भाव से कहा, हम आ गए। यह मूल रूप से ऐसा नहीं दिखता था। जब मास्टर कानकुन यहां पहुंचा, उसने मार्ग के प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए एक भ्रम तकनीक, अल्यूजन टेक्निक लागू की थी। मैं अभी इस भ्रम को भंग करता हूं।
उसने अपनी आस्तीन लहराए और एक सफेद जेड पेंडेंट निकाला। यह उसके सिर के ऊपर एक बार घूमा और फिर रुक गया। फिर उसने एक मंत्र बुदबुदाने के बाद एक हाथ का मुद्रा बनाया और विभिन्न रंगों के कई जादुई मुद्राओं से जेड पेंडेंट को मारा। सभी जादुई मुद्राएं साफ साफ जेड पेंडेंट द्वारा अवशोषित हो गईं और जल्द ही उसमें से सफेद रोशनी चमकदार चमकने लगी और यह कांपने लगा, एक स्पष्ट ध्वनि निकालते हुए। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ जेड पेंडेंट से एक बड़ी सफेद धुंध निकली और उसने अपने सामने की हर चीज को साफ कर दिया। एक आश्चर्यजनक बदलाव हुआ क्योंकि पहाड़ी चट्टानें और बाकी दृश्य विकृत होने लगे जैसे कोई चित्र फटा जा रहा हो। एक ध्वनि के साथ सफेद रोशनी ने दृश्य को दूर कर दिया और यह जेड पेंडेंट में वापस चला गया और फिर गायब हो गया। जायन और अन्य दो तब एक अपरिचित दृश्य के सामने खड़े थे। हरा भरा और जंगली दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह एक विचित्र दृश्य ने ले ली। अब वहां हर जगह सफेद पत्थर बिखरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक को अंडाकार और चिकना बनाया गया था। बड़े पत्थर खोपड़ी के आकार के थे और छोटे मुट्ठी के आकार के थे। दूरी पर घने धूसर कोहरे का एक बड़ा विस्तार था जिसके भीतर नहीं देखा जा सकता था। हालांकि धूसर कोहरा लगभग 300 मीटर के क्षेत्र तक सीमित था, जिसके दोनों ओर क्रिम्सन प्रकाश था। प्रकाश लहर की तरह कोहरे में धक्का दे रहा था, लेकिन कोहरा बांध की तरह वापस धकेलता था। लू वेयंग ने धीरे से पूछा, क्या ये वह मार्ग है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? मार्क्विस नानलोन ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस की और कहा, बिल्कुल सही, ये यही है। क्या भाई लू को लगता है कि कुछ गलत है? लू वेयंग ने कोहरे की ओर देखा और कहा, क्रिम्सन प्रकाश निश्चित रूप से आंतरिक घाटी का प्रतिबंध है। हालांकि यह कोहरा साधारण प्रतीत नहीं होता। क्या मास्टर कानकुन के रिकॉर्ड में इस कोहरे के बारे में कुछ उल्लेख था? मार्क्विस नानलोन ने विचार किया और कहा, नहीं, उन्होंने कोहरे का उल्लेख नहीं किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। लू वेयंग ने सिर हिलाया और गंभीर भाव धारण किया। मुझे लगता है कि धूसर कोहरा साधारण नहीं है। सावधान रहना बेहतर होगा। जायन ने तब कहा, तो चलो इसकी जांच करें कि इसमें कोई समस्या है या नहीं। मार्क्विस नानलोन ने अपनी हथेली सहलाई। ये बिल्कुल साथी जायन की तरह है। मैंने कई इटर्नल फ्लाइट ओरियोल्स को प्रशिक्षित किया है और आमतौर पर औषधीय जड़ी बूटियों की खोज के लिए उनका उपयोग करता हूं, लेकिन वे कोहरे का परीक्षण करने में भी काम आएंगे। लू वेयंग ने विरोध नहीं किया, इसलिए मार्क्विस नानलोन ने एक अत्यधिक सजावटी आत्मा पशु थैला निकाला और हवा में फेंक दिया। एक नीची चीख के साथ सुनहरे पंखों वाला एक छोटा पक्षी थैले से हवा में निकला और हवा में घूमने लगा। मार्क्विस नानलोन ने हाथ उठाया और एक नीला ताबीज फेंका, जिससे छोटे पक्षी पर प्रहार किया। पक्षी ने अपने पंख फैला दिए और उसके शरीर पर एक छोटी नीली बाधा प्रकट हो गई। एक चीख के साथ छोटा पक्षी सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदलकर धूसर कोहरे में प्रवेश कर गया। पक्षी के कोहरे तक पहुंचने से पहले जायन की आंखों में पहले से ही नीली रोशनी चमकने लगी थी। ब्राइटसाइड स्पिरिट आंखों का पूरा उपयोग करते हुए उसने इधर उधर देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। मार्क्विस नानलोंग और लू वेयन पूरी तरह से छोटे पक्षी पर केंद्रित थे। इटर्नल फ्लाइट ओरियोल सीधे धूसर कोहरे में घुस गया और गायब हो गया। चूंकि जायन कोहरे के अंदर स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने सावधानी के कारण अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति को उसमें नहीं भेजा। वह बस मार्क्विस नानलोन के भाव को देखने के लिए मुड़ा, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और पक्षी के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित किया था। उसका भाव शांत था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि पक्षी के साथ कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही जायन ने ये सोचा, मार्क्विस नानलोन का शरीर अचानक कांप उठा और उसने पीले चेहरे के साथ अपनी आंखें खोलीं। लू वेयंग ने मार्क्विस नानलोन को घूरा और जल्दी से पूछा, क्या हुआ, क्या कुछ हो गया? मार्क्विस नानलोन ने उत्तर दिया, उस कोहरे में एक राक्षस है जिसने पक्षी को पूरा निगल लिया। ऐसा लगता है कि यह एक। जायन और लू वेयंग ने आश्चर्य के साथ एक दूसरे की ओर देखा। मार्क्विस नानलोन ने लंबे समय तक विचार किया और अंत में जवाब दिया, ऐसा लगता है कि यह एक विशाल अजगर है। धूसर कोहरा उसके द्वारा थूका गया एक राक्षसी कोहरा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह एक विशाल अजगर। यह अजीब लगता है। मास्टर कानकुन के रिकॉर्ड में इसका जिक्र क्यों नहीं था? क्या ये विशाल अजगर ऐसा कुछ था जो उनके यहाँ रहने के बाद मार्ग पर आया? जायन ने लू वेयंग के अनुमानित शब्दों को पूरा किया। हाँ, मेरा मतलब यही था। मार्क्विस नानलोन ने सिर हिलाया। आपके शब्द उचित हैं, लेकिन डेविल फॉल वैली के अंदर विशाल अजगर जैसी कोई चीज सुरक्षित रूप से कैसे मौजूद हो सकती है? यह एक असाधारण राक्षस पशु प्रतीत होता है, संभवतः कोई प्राचीन प्रजाति। अगर हम इसे मार नहीं डालेंगे तो हम घाटी की गहराई में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये काफी परेशानी वाला होगा। लू वेयंग की आंखों से एक ठंडी चमक निकलते हुए उसने कहा, कोई समस्या नहीं है। चूंकि धूसर कोहरा कोई प्रतिबंध नहीं है, हमें इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हमारी संयुक्त शक्तियों के साथ इस प्राचीन पशु से निपलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि यह प्राचीन अग्नि मेढक से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा।
हम नहीं जानते कि प्राचीन पशु कितना शक्तिशाली है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें इसे खत्म करना होगा। आइए इसे साथ मिलकर संभालें। मार्क्विस नानलोंग ने तब अपना मुंह खोला और सुनहरी रोशनी से चमकती एक छोटी तलवार थूकी। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ घुमाए और अपने हाथ में एक चमकदार सफेद सरन ध्वज बुलाए। जायन ने ये देखकर कि दोनों ने तुरंत हमला करने का निर्णय ले लिया है, एक कड़वा मुस्कान दी। जायन अचानक एक खाली जगह की ओर मुड़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, मुझे पशु से निपलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुरू करने से पहले क्यों न हम पहले इस साथी साधक को छिपने से बाहर आने के लिए कहें। आपकी पूज्य महिमा कितनी देर तक वहां छिपने का इरादा रखती है? उसने अपनी उंगली चिटकाई, कई नीली तलवार ऊर्जा की लकीरें भेजी और उस जगह पर प्रहार किया जिसकी ओर वह देख रहा था। विस्फोटों की एक श्रृंखला में पीली रोशनी से ढकी एक आकृति अचानक प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक बड़ी ढाल थी। मार्क्विस नानलोंग और लू वेयंग इसे देखकर दंग रह गए। पीली रोशनी में आकृति एक दुबला पतला आदमी था जो 40 साल से अधिक का दिखता था। उसने 3 नेसेंट सोल साधकों को जल्दी से नमस्कार किया, लेकिन उसका चेहरा आतंक से भरा था। यह एक गलतफहमी है वरिष्ठगण, कृपया क्रोधित न हों। मैं अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ और तुरंत प्रस्थान कर दूंगा। जैसे ही लू वेयंग ने इस व्यक्ति को देखा, उसने चिल्लाकर कहा, हुआंग तियानमिंग, ये तुम हो? मार्क्विस नानलोंग के चेहरे पर दुश्मनी के भाव आए और उसने कड़े स्वर में पूछा, क्या भाई लू इस व्यक्ति को पहचानते हैं? लू वेयंग का चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि वह उस दुबले आदमी को घूर रहा था और ठंडे स्वर में बोला, ये साधक हमारे राइटियस डाओ एलायंस के एक छोटे संप्रदाय का है। इसकी खेती कुछ खास नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि इसने एक प्राचीन छिपने वाला ताबीज हासिल किया है जो अद्भुत रूप से प्रभावी है। मुझे नहीं पता था कि यह बात सच है, लेकिन ये यहाँ था, हमसे पूरी तरह छिपा हुआ। वरिष्ठगण, मैंने आपकी तकनीकों के बारे में जिज्ञासा के कारण ही आपका पीछा किया था। ये सुनकर कि उनका स्वर अमित था, दुबले आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। चूंकि तुमने गुप्त रूप से हमारा पीछा किया, तुम अच्छा कुछ नहीं कर सकते। भाई लू, यह आपके राइटियस डाओ एलायंस का सदस्य है। आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? लू वेयंग का चेहरा भावहीन हो गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मेरा इरादा है इसे मारना। ऐसा कहते हुए उसका शरीर धुंधला गया और वह बिना निशान के गायब हो गया। जब दुबले आदमी ने ये सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। 3 नेसेंट सोल साधकों के पूर्ण डर के कारण उसने खुद को रोशनी से ढक लिया और आकाश में उड़ गया। उस क्षण लू वेयंग ने किसी प्रकार की गति तकनीक का उपयोग किया और वह उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां दुबला आदमी मूल रूप से खड़ा था। उसने उस पीली रोशनी की लकीर की ओर ठंडे भाव से देखा जो दूर उड़ रही थी। फिर अपने हाथ के कांपने के साथ उसने सफेद ध्वज को हवा में छोड़ दिया। ध्वज एक सफेद हवा में बदल गया क्योंकि यह आश्चर्यजनक गति से पीली रोशनी का पीछा करते हुए हवा में सीटी की आवाज करता हुआ जल्द ही दुबले आदमी पर भी हावी हो गया। सफेद हवा को रोकने के प्रयास में उसने अपनी ढाल उठाई। कई तेज कंपनों के बाद ढाल टुकड़ों में टूट गई क्योंकि हवा ने रास्ता बनाया। दुबले आदमी को 1000 टुकड़ों में काट दिया। आकाश को खून की धुंध से भर दिया क्योंकि उसकी आखिरी दर्दनाक चीख हवा में फैल गई। जब लू वेयंग ने यह देखा तो उसने सिर हिलाया और हाथ लहराया। सफेद हवा को एक सफेद ध्वज के रूप में अपने हाथ में वापस बुला लिया। मार्क्विस नानलोंग ने ताली बजाई और मुस्कुराया। बहुत अच्छा, इससे निपटने के बाद हमें इस बात का डर नहीं है कि यह बात फैल जाएगी। लू वेयंग ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया, ये कुछ नहीं था। वह मात्र कोर फॉर्मेशन साधक हमारा पीछा करने की हिम्मत करने के लिए मौत से ज्यादा का हकदार था। फिर उसने खून की धुंध की ओर हाथ बढ़ाया और एक हल्के पीले ताबीज और एक भंडार थैला अपने हाथ में बुला ली। लू वेयंग ने वस्तुओं पर एक त्वरित नजर डाली इससे पहले कि उन्हें अपने पास रख लिया। हमें सचमुच भाग्यशाली होना चाहिए कि साथी जायन यहाँ हैं, अन्यथा हमें अप्रत्याशित परेशानियों का सामना करना पड़ता। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाई जायन की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, क्योंकि वे इतनी शक्तिशाली छिपने की तकनीक के माध्यम से देख सके। जायन ने मुस्कुराया और उदासीन भाव से कहा, ये सिर्फ किस्मत थी। आप दोनों इसके माध्यम से नहीं देख सके क्योंकि वह तब घुसा जब आप दोनों व्यस्त थे। जब मार्क्विस नानलोंग ने जायन के विनम्र शब्द सुने तो उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उस क्षण लू वेयंग एक गंभीर अभिव्यक्ति पहने उनके पास लौट आया। आइए जल्दी से चलें और किसी भी अन्य अप्रत्याशित परेशानी के उत्पन्न होने से बचें। जायन ने सिर हिलाया और अपना हाथ पलटा। उसकी पकड़ में एक चमकता हुआ सरन ध्वज प्रकट हुआ। अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए उसने प्रस्ताव दिया, जब हम विशाल अजगर को मारेंगे तो इससे काफी हंगामा होगा। मैं पहले एक अलगाव सरन आइसोलेशन फॉर्मेशन स्थापित करूंगा ताकि युद्ध का उथल पुथल प्रतिबंध के भीतर रहे। इस तरह हमें पास के किसी भी साधक के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लू वेयंग मुस्कुराया और प्रशंसा के एक शब्द की पेशकश किए बिना नहीं रह सका। भाई जायन वास्तव में एक सतर्क व्यक्ति हैं। ये सबसे अच्छा होगा। जायन तुरंत उड़ गया और एक के बाद एक सरन ध्वज स्थापित करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ी जादुई सरन रखना समाप्त कर लिया।
जादुई सरन का मुख्य उद्देश्य ध्वनि और आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को कम करना था। इतने विशिष्ट और सरल कार्य के साथ इसे थोड़े समय में रखा जा सका। जब जायन उनके पास लौटा तो लू वेयंग ने अपने हाथ में ध्वज लहराया और शांत भाव से कहा, चून की साथी जायन ने सरन स्थापित कर दी है। मैं हरिकेन ध्वज का उपयोग कोहरे को तितर बितर करने के लिए करूंगा। इस तरह अजगर के छिपने की कोई जगह नहीं होगी। ऐसा कहते हुए उसने ध्वज को हवा में फेंक दिया और एक मंत्र बुदबुदाने लगा। जब मार्क्विस नानलोंग ने यह देखा तो उसने अपने सामने छोटी सुनहरी तलवार की ओर इशारा किया। अचानक तलवार हवा में उड़ी और सुनहरी रोशनी से चमकते हुए एक बार घूमी। एक पलक में तलवार 20 मीटर की लंबाई तक फैल गई क्योंकि वह उसके ऊपर तैर रही थी। लू वेयंग ने अपना मंत्र पूरा किया और जादुई ध्वज की ओर इशारा किया। कांपते हुए ध्वज अचानक खुल गया और चकाचौंध करने वाली रोशनी से चमका। उसके चारों ओर तूफान की तरह बार बार हवा के झोंके चले, जो अंततः 10 या उससे अधिक सफेद हवा के ड्रैगन बनने के लिए पर्याप्त शक्ति एकत्र कर गए और वे सभी अत्यधिक गति के साथ कोहरे की ओर भागे। जहां तक मार्क्विस नानलोंग की विशाल सुनहरी तलवार का सवाल था, वह एक गुंजन के साथ बाहर निकली और कोहरे के ऊपर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था कि मार्क्विस नानलोंग कोहरे के तितर बितर होने का इंतजार कर रहा था ताकि प्राचीन पशु के प्रकट होते ही एक भयंकर झटके से उस पर हमला किया जा सके। जायन ने चुपचाप अपनी आस्तीन लहराई और एक छोटी घंटी को बुलाया जो चांदी की रोशनी से चमकती हुई प्रकाश की एक चमक में दूरी पर उड़ गई। हवा के ड्रैगन एक दूसरे से होड़ लगाते हुए कोहरे में सिर से टकरा गए। धूसर कोहरा एक क्षण के लिए उबला, फिर अंदर से एक बवंडर द्वारा फाड़ दिया गया। हालांकि कोहरे का विघटन केवल एक पल के लिए रहा, इससे पहले कि हवा में एक विचित्र फूंकार भरी और कोहरे के माध्यम से एक बंद धमाका गूंजा। एक विशाल सांप की पूंछ ने कोहरे से एक हवा के ड्रैगन को मारा और बवंडर को तितर बितर कर दिया। फिर 2 और धमाकों के साथ सांप की पूंछ ने आसानी से 2 अन्य हवा के ड्रैगनों को मारा और उन्हें कोहरे से बाहर फेंक दिया। जब लू वेयंग ने यह देखा तो वह हैरान रह गया और उसने तुरंत अपने हाथों को एक अजीब मुद्रा में बांधा और बोला, विस्फोट। शेष हवा के ड्रैगन अचानक सफेद रोशनी से चमके और फट पड़े। विस्फोटक हवाओं ने कोहरे को नष्ट कर दिया, भयंकर आंधियों से इसका अधिकांश हिस्सा तितर बितर कर दिया और अंदर के राक्षस को प्रकट कर दिया। सांप उस समय कुंडलित होकर एक पहाड़ के आकार का दिख रहा था। जैसे ही उसका शरीर प्रकट हुआ, मार्क्विस नानलोंग की सुनहरी तलवार ने मौके का फायदा उठाया और चुपचाप उस पर हमला कर दिया। जब ये हो रहा था, जायन ने चांदी की घंटी की ओर एक जादुई मुद्रा भेजी। चमकदार रोशनी की एक चमक के साथ घंटी अचानक 3 मीटर लंबी हो गई। एक स्पष्ट ध्वनि के साथ चमकती हुई घंटी से अचानक एक चांदी की लहर निकली और विशाल सुनहरी तलवार के साथ संयुक्त हमले में विशाल अजगर को निगलने के लिए चली गई। अजगर की प्रतिक्रिया धीमी थी और हमलों के जवाब में उसने बस अपना सिर अपने कुंडलित शरीर में झुका लिया और स्थिर रहा। मार्क्विस नानलोंग इसे देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अपनी तलवार में और अधिक आध्यात्मिक शक्ति डाली, इसे थोड़ा और बड़ा कर दिया। लेकिन सुनहरी तलवार के हमला करने से पहले हरी रोशनी की एक परत ने बिना किसी चेतावनी के अजगर के शरीर को ढक लिया। एक विशाल धमाका हुआ क्योंकि सुनहरी और हरी रोशनियां आपस में मिली, लेकिन जल्द ही हरी रोशनी ने सुनहरी तलवार को दबा दिया और उसे पीछे हटा दिया। जैसा कि ऐसा हुआ, तीनों साधक चौंक गए। सुनहरी तलवार के पीछे हटने के तुरंत बाद चांदी की ध्वनि तरंग ने अजगर की बाधा पर प्रहार किया, लेकिन बिना किसी प्रयास के तितर बितर हो गई। लगातार 2 हमलों ने उसे जगाने का काम किया, जैसे उसने धीरे धीरे अपना सिर वापस खींचा और जायन और अन्य लोगों की ओर देखा। इस समय तक धूसर कोहरा पहले ही साफ साफ तितर बितर हो चुका था और विशाल अजगर उनके सामने प्रकट हो गया था। अजगर का शरीर लोहे की तरह काला था, 200 मीटर से अधिक लंबा था और अपवादात्मक रूप से मोटा था, जिस पर हथेली के आकार के काले पैमाने थे। इसकी हल्की हरी सर्प आंखों में एक अशुभ चमक थी। अजगर के शरीर को देखकर जायन का दिल कांप उठा। जैसे ही उसने अपनी चांदी की घंटी को वापस बुलाने के बारे में सोचा, विशाल अजगर अचानक एक धब्बे में फैल गया और उससे 100 मीटर दूर चांदी की घंटी बिना किसी निशान के गायब हो गई। जायन को समझ में आने से पहले कि क्या हुआ, मार्क्विस नानलोंग की विशाल सुनहरी तलवार भी अजगर की एक और झलक के साथ आकाश से गायब हो गई। उस क्षण जायन को समझ आ गया कि क्या हुआ था। विशाल अजगर अविश्वसनीय गति के साथ फैल गया था, एक पलक में दोनों खजानों को निगल गया था। यह इतनी तेजी से हुआ कि वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे। जायन का चेहरा विकृत हो गया। अजगर विशाल था, लेकिन इसकी गतिविधियां अभी भी आश्चर्यजनक रूप से तेज थीं। जब मार्क्विस नानलोंग ने देखा कि तलवार निगल गई, तो उसकी चिंता जल्द ही खुशी में बदल गई, क्योंकि उसने अपनी जुड़ी हुई जादुई खजाने को परिष्कृत करने में 100 से अधिक वर्ष बिताए थे। विशाल सांप की बाहरी रक्षा भयानक हो सकती है, लेकिन चूंकि इसने तलवार को अपने पेट में निगलने की पहल की है, क्या यह अपनी मौत मंगवा रहा है? इस विचार के साथ मार्क्विस नानलोंग ने जल्दी से सुनहरी उड़ने वाली तलवार को अजगर के पेट के भीतर अपनी पूरी शक्ति दिखाने और पशु को सीधे काटने का आदेश दिया। लेकिन उस छोटे समय में उसका चेहरा जम गया।
हालांकि उसका जादुई खजाना अभी भी उसकी आत्मिक इच्छा शक्ति से जुड़ा था, लेकिन यह विशाल अजगर के पेट में प्रतिबंधित था और थोड़ा भी नहीं हिला। उस क्षण वह घबराने लगा। आखिरकार अगर उसके जादुई खजाने को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी चेतना को भी भारी नुकसान होगा। साथ ही साधकों, मेरी उड़ने वाली तलवार प्रतिबंधित हो गई है। यह अजगर कोई साधारण पशु नहीं है, सावधान रहें। ऐसा कहते हुए मार्क्विस नानलोंग ने गंभीरता से आह भरी और उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली से एक गहरे हरे रंग की अंगूठी उड़ी और उसके सामने तैरने लगी। अंगूठी प्रकाश से स्पंदित हो रही थी और इस पर धीमी गति से विभिन्न ताबीज अक्षर अंकित थे। लू वेयंग को यह जानकर अलर्म हो गया कि उनके जादुई खजाने विफल हो गए हैं और उसने जल्दी से अपने जादुई ध्वज को वापस बुलाने की कोशिश की। फिर अपने हाथ के एक झटके के साथ उसने कई ताबीज हवा में छोड़े जो जल्द ही सफेद रोशनी के साथ फटे, जो दर्जनों चकाचौंध करने वाले सफेद अग्नि गोलों में बदल गए और उसके सामने तैर रहे थे। जायन ने आश्चर्य से सफेद अग्नि गोलों को देखा और उन्हें थोड़ा परिचित महसूस किया, लेकिन अब इस मामले पर सोचने का समय नहीं था। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपने भंडार थैले पर थप्पड़ मारा। अपने चारों ओर सफेद रोशनी की 6 लकीरें बुलाईं। उसके सामने 3 भेड़िए, 2 अग्नि बैल और एक हरा सांप प्रकट हुए। ये वे 6 कठपुतली थीं जो उसने ग्रैंड ट्रेड मीट में दावावादी हेवन क्रिस्टल से हासिल की थीं। उन्हें हासिल करने के बाद उसने उनका वास्तव में उपयोग नहीं किया था। अब जब वह इस भयानक प्राचीन अजगर का सामना कर रहा था तो यह उनकी ताकत का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर प्रतीत होता था। मार्क्विस नानलोंग और लू वेयंग ने जायन की कठपुतलियों को देखा और एक क्षण के लिए आश्चर्य का भाव प्रकट किया। तीनों अत्यधिक अनुभवी साधक थे। एक गंभीर नजरों के आदान प्रदान के साथ उन्होंने अजगर पर संयुक्त हमले में अपनी विभिन्न क्षमताओं का प्रयोग किया। हालांकि एक अशुभ चमक अजगर की आंखों में जमने लगी क्योंकि वह 3 साधकों को घूर रहा था। उसने अपना सिर उठाया और उनकी ओर तरल पदार्थ का एक मुंह थूका, हवा को मछली की गंध से भर दिया। अपनी घबराहट में तीनों ने जल्दी से अपने चारों ओर प्रकाश बाधाएं उठाईं और अपनी सांसें रोक लीं। अगले ही क्षण उन्होंने पाया कि जबकि मछली की गंध दुर्गंधयुक्त थी, ये जहरीली नहीं थी। फिर भी इसने उन्हें हिचकिचाहट में डाल दिया था। उस क्षणिक देरी में विशाल अजगर ने अपना मुंह बहुत खोला और अचानक सांस लेना शुरू कर दिया, अपने शरीर का विस्तार करने लगा। एक पलक में अजगर के सामने का सारा पत्थर और मिट्टी उसके मुंह में चूसा गया। तीनों साधक अनिश्चित पकड़े गए और उन्हें एक विशाल शक्ति खींचती हुई महसूस हुई। वे पूरी तरह से अचल हो गए क्योंकि वे अजगर के मुंह में खींचे जाने का विरोध कर रहे थे। जायन की 6 कठपुतलियां एक पलक में अजगर के मुंह तक ले जाई गईं, आकर्षण बल के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं कर सकीं। जायन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया, लेकिन उसका दिल शांत रहा। उसके शरीर से नीली रोशनी चमकी, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया क्योंकि वह जमीन में धंस गया। फिर एक मानसिक आदेश के साथ 6 कठपुतलियों ने जो अजगर के पास लाई गई थी, हमला शुरू कर दिया। लाल बैलों के सींगों से लाल रोशनी चमकने लगी और उन्होंने अजगर के खुले मुंह में 4 प्रकाश किरणें दागीं। जैसे ही अजगर ने आत्मविश्वास से विश्वास किया कि वह जायन और अन्य लोगों को अपने पेट में खींच सकता है, उसकी उजागर जीभ पर प्रहार किया गया। लाल रोशनी चमकी और धमाकों की एक श्रृंखला जल्द ही सुनाई दी क्योंकि विशाल अजगर ने गर्जना की और अपना मुंह बंद कर लिया। हालांकि उसकी जीभ को नुकसान की सीमा अनिश्चित थी, लेकिन उसने सांस लेना अभी के लिए बंद कर दिया था। उस क्षणिक ठहराव के दौरान जायन ने 3 सफेद भेड़िया कठपुतलियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उनके शरीर सफेद रोशनी से चमकते हुए और कई इंच रोशनी के पंजे का उपयोग करते हुए जमीन पर अपना संतुलन बना लिया। फिर भेड़ियों ने रोशनी की लकीरों में उड़ते हुए पशु की ओर अपने भयंकर दांत प्रदर्शित किए। भेड़ियों के अजगर के सिर पर प्रहार करने पर धातु की आवाजें गूंजीं। किसी अज्ञात कारण से भेड़ियों के हमला करने पर हरी रोशनी प्रकट नहीं हुई, लेकिन भेड़ियों के चमकते हुए पंजे और तीक्ष्ण दांत भी काले पैमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सके, वे केवल सफेद निशान छोड़ने में सक्षम थे। फिर भेड़ियों में से 2 तुरंत धुंधला गए और अलग हो गए, विशाल अजगर की आंखों की ओर शूट किए। आंखें खुली और पैमानों की सुरक्षा के बिना दिखाई दे रही थीं। एक तेज बैंगनी धुंध के साथ 2 बंद धमाके सुनाई दिए। 2 सफेद भेड़ियों को अजगर की जीभ के तेज झटके से तितर-बितर कर दिया गया और वे उड़ गए। अजगर का इमारत के आकार का सिर एक तरफ झुक गया और उसने सफेद भेड़िया कठपुतलियों को निगलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें निगलने का प्रयास किया, हरी सांप की कठपुतली अचानक 40 मीटर के आकार तक बढ़ गई और उस पर झपटी। इसके अतिरिक्त 2 लाल बैलों ने अपने सींगों से एक और हमला दागी। कठपुतलियों के झपटे से उक्त विशाल अजगर ने गर्जना की और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, अपनी नाक से एक काला कोहरा फेंका। एक पलक में उसका पूरा सिर दृष्टि से गायब हो गया। जहां तक सफेद भेड़िया कठपुतलियों के 2 का सवाल था, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर भागने की कोशिश की। लेकिन अचानक काले कोहरे से 2 आकृतियां बाहर निकलीं और 2 सफेद भेड़ियों को दबा लिया। वे 2 सांप के सिर थे जो पहले के समान दिखते थे। ये सब एक पलक में हो गया था।
जब साधकों को पता चला कि क्या हुआ, तब तक काली ऊर्जा गायब हो चुकी थी और अजगर का असली रूप प्रकट हो चुका था। यह एक 3 सिर वाला एबोनी सांप, ये कैसे संभव है? तीनों ने अविश्वास से चिल्लाया। अब वे एक 3 सिर वाले अजगर का सामना कर रहे थे जो उन्हें क्रोध से घूर रहा था। मध्य अजगर का सिर अपनी जीभ हिलाते हुए फुंफकार रहा था, जबकि अन्य 2 सिर भेड़िया कठपुतलियों को चबा रहे थे। फिर स्थिर हवा में लहरें उठी क्योंकि शब्द विस्फोट उच्चारित किया गया। 2 विशाल धमाकों के साथ सांपों के जबड़ों में कठपुतलियां अचानक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी से चमकने लगीं। सफेद भेड़िया कठपुतलियों को रोका हुआ देखकर जायन ने तुरंत एक मुद्रा बनाई और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कठपुतलियों को स्वयं विस्फोट सेल्फ डेटोनेट करने का आदेश दिया। हालांकि 3 विशाल अजगरों के पैमाने अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन उनके मुंह का भीतरी हिस्सा एक अलग कहानी था। ये देखते हुए कि सफेद भेड़िया कठपुतलियां अनगिनत कीमती सामग्रियों से बनाई गई थीं, उनके विस्फोट की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए था। जैसा कि अपेक्षा की गई थी, 2 सर्प सिर असहनीय दर्द से चीखे, लेकिन मध्य सर्प का सिर विस्फोटों से पूरी तरह अप्रभावित रहा, सिवाय इसके कि वह और अधिक क्रोधित हो गया। काली रोशनी की एक झलक में उसकी ओर उड़ रही हरी सांप कठपुतली को अजगर की पूंछ के एक झटके से 40 मीटर पीछे फेंक दिया गया। उसी क्षण वह आगे बढ़ा और लाल बैल कठपुतलियों में से एक पर काटने लगा, उसे टुकड़ों में तोड़ दिया और जायन को उसे विस्फोट करने का मौका नहीं दिया। जहां तक मार्क्विस नानलोंग और लू वेयंग का सवाल था, वे ये देखकर कि जायन की कठपुतलियां लड़ना जारी रखे हुए हैं, अपने झटके से अंततः जाग गए थे। लू वेयंग सबसे पहले काम में आया, अपने दर्जनों चमकदार सफेद अग्निगोलों को आकाश में भेजा। मार्क्विस नानलोंग ने अपना हाथ लहराया और एक जादुई मुद्रा के साथ उस गहरे हरे रंग की अंगूठी को मारा जिसे उसने बुलाया था। जल्द ही अंगूठी धुंधलाने लगी और 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में विभाजित हो गई। एक ही सांस में अंगूठी ने अपनी 100 से अधिक प्रतियां बना लीं। असली अंगूठी उनके बीच मिली हुई थी। वे हरी रोशनी की एक लहर में आगे बढ़े। जायन ने शांत भाव से अपना हाथ लहराया और एक पिच्छा काली वस्तु बुलाई जो उसके ऊपर हवा में फैल गई। काली रोशनी की एक चमक में यह एक पहाड़ में बदल गया जो 40 मीटर से अधिक लंबा था और जायन के आदेश पर बढ़ता रहा। ये 1000 फोल्ड माउंटेन था। प्राचीन अजगर के विशाल आकार और असाधारण रक्षा को देखते हुए ये खजाना इससे निपटने में अधिक उपयुक्त होना चाहिए था। इसकी अविश्वसनीय गति के साथ जायन को पहले इसे वश में करना होगा, इससे पहले कि वह हमला कर सके। जैसे ही जायन ये सोच रहा था कि यह कैसे करना है, अजगर के बाएं और दाएं सिर पिछले विस्फोटों से उबरने लगे और उन्होंने अपने मुंह से धूसर प्रकाश की 2 किरणें छोड़ीं। लू वेयन के सफेद अग्निगोले टकराते ही फट पड़े, लेकिन धूसर प्रकाश की किरणें फटे हुए अग्निगोलों की लपटों की लहर के साथ गतिरोध में फंस गईं। जहां तक गहरे हरे रंग की अंगूठियों का सवाल था, वे सफेद लपटों और धूसर किरणों की लहर के बीच की लड़ाई से गुजरीं, जबकि जायन का 1000 फोल्ड माउंटेन धीरे धीरे उनके पीछे चला। विशाल अजगर को हरी रोशनी की बौछार से खतरा महसूस हुआ और उसके मध्य सिर ने गर्जना की। उसके शरीर से हरी रोशनी की एक परत चमकी और फिर उसने अपना मुंह खोला और आगे कूद पड़ा, गहरे हरे रंग की अंगूठी के भ्रामक स्वरूपों को दूर तक झाड़ दिया। लेकिन पीछे छिपी एक अंगूठी बच निकली और एक झलक में वह अजगर के सिर के ऊपर प्रकट हो गई। अंगूठी से रोशनी चमकी और वह हरी ऊर्जा की एक लकीर बनकर भयंकर गति से नीचे गिरी। अचानक गहरे हरे रंग की अंगूठी ने विशाल रूप ले लिया और अपनी पूरी ताकत से विशाल अजगर को कस दिया। अजगर के मांस में गहराई तक धंस गई। अजगर को अचानक अपने शरीर के 7 इंच वाले हिस्से में जकड़न महसूस हुई और उस क्षेत्र से दर्द की एक विशाल लहर फैल गई। मुख्य अजगर का सिर जैसे पागल हो गया और वह जोर जोर से तड़पने लगा, मानो हरी अंगूठी के प्रतिबंध से मुक्त होने के लिए बेताब था। अन्य 2 सिर भी दर्द से प्रभावित हुए और वे सफेद लपटों की लहर को रोकने वाली धूसर प्रकाश किरणों को बनाए नहीं रख सके। जब लू वेयंग ने यह देखा तो उसका चेहरा चमक उठा और उसने मौके का फायदा उठाकर सफेद लपटों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सफेद लपटों की लहर 40 मीटर से अधिक ऊंची उठी और विशाल अजगर को निगल गई। हालांकि विशाल अजगर के शरीर को ढकने वाली हरी रोशनी भयानक थी और सफेद लपटों का मुकाबला करते हुए दृढ़ रही। जबकि गहरे हरे रंग की अंगूठी उसके सिर को प्रतिबंधित कर रही थी, उसके शरीर को अभी कोई नुकसान नहीं हुआ था। अचानक अजगर के ऊपर काली रोशनी चमकने लगी क्योंकि लगभग 100 मीटर ऊंचा एक काला पहाड़ उसके ऊपर प्रकट हुआ। पहाड़ हवा में घूमने लगा, अपने नीचे काले बादल छोड़ता हुआ और विशाल अजगर को फंसाता हुआ। विशाल अजगर काले बादलों के भीतर सुस्त हो गया, मानो किसी विशाल दबाव से दबा हो। मिले हुए अवसर का उपयोग करते हुए काला पहाड़ गिरना शुरू हो गया। मामलों को बिगड़ता हुआ महसूस करते हुए अजगर ने अपने हर सिर को तनाव के साथ उठाया और काले पहाड़ के गिरने को रोकने के लिए आकाश की ओर कई प्रकाश की गेंदें छोड़ीं, लेकिन पहाड़ तक पहुंचने से पहले ही वे उसे घेरने वाले काले बादलों द्वारा भंग कर दी गईं। मामलों को ऐसे ही छोड़कर मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं, विशाल अजगर ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके अपनी पूंछ नीचे मारी और खुद को काले बादलों के भीतर से बाहर लॉन्च किया।
लेकिन उसी क्षण उसके शरीर को घेरने वाली सफेद लपटें अचानक कई मोटी जंजीरों में बदल गईं और उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं। विशाल अजगर केवल लगभग 30 मीटर उड़ सका इससे पहले कि वह जमीन पर जा गिरा। अंततः पहाड़ ने उसे कुचल दिया और उसके चारों ओर का पूरा क्षेत्र काली रोशनी से चमकने लगा, जिससे किसी को भी यह नहीं देखने दिया कि अंदर क्या हो रहा था। अजगर के सिर दर्दनाक रूप से चीखे इससे पहले कि पहाड़ एक बहरे करने वाले कंपन के साथ जमीन पर टकराया। मार्क्विस नानलोंग ने एक मुस्कान प्रकट की और लू वेयंग ने आह भरी। हालांकि जायन अपने सामने के दृश्य को देखकर त्योरी चढ़ाए हुए था। काली रोशनी थोड़ी मध्यम हुई और काला पहाड़ प्रकट हुआ। विशाल अजगर अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था, क्योंकि अभी भी एक सिर था जो कुचला नहीं गया था। वह चीख रहा था और अपनी पूरी ताकत से अपना सिर इधर उधर लहरा रहा था। पागलपन से तड़पते हुए उसने जो अपार जीवन शक्ति प्रदर्शित की वह देखने लायक था। लू वेयंग ने नाक से आवाज निकाली और अपना हाथ लहराया। सफेद रोशनी की एक लकीर तेजी से हवा में से गुजरी और अजगर के ऊपर पहुंच गई। उसने एक बार चमकदार ढंग से घूमा और फिर आसानी से अजगर की कमजोर गर्दन को काट दिया। परिणामस्वरूप अजगर के शीशहीन शरीर से 10 मीटर ऊंचा खून का फव्वारा निकला इससे पहले कि वह अंततः जमीन पर गिर गया। बूढ़े आदमी का चेहरा अजगर को खत्म करने के बाद शांत हो गया और उसने बड़बड़ाया, अंततः खत्म हो गया। हालांकि ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। ये 3 सिर वाला एबोनी सांप उतना भयानक नहीं था जितना कि किंवदंतियों में वर्णित था। मार्क्विस नानलोंग ने सिर हिलाया और हिचकिचाते हुए कहा, यह संभव है कि यह एक वास्तविक नमूना नहीं था। मत भूलो, एक वास्तविक 3 सिर वाला एबोनी सर्प पंखों वाला होता है और कहा जाता है कि उसके तीनों सिरों में अलग अलग तत्वों की क्षमताएं होती हैं। ये सांप असली नहीं हो सकता था, अन्यथा हम इससे इतनी आसानी से निपट नहीं पाते। शायद ये सांप किसी अन्य प्रजाति का एक प्रकार है। वैसे भी हमें इसके मूल में बहुत गहराई से नहीं जाना चाहिए। आइए मार्ग में प्रवेश करें, जायन ने शांत भाव से कहा। फिर उसने अपने विशाल पहाड़ की ओर इशारा किया और वह जल्दी से सिकुड़ गया। काली रोशनी की एक लकीर में उसकी आस्तीन में वापस आ गया, जिससे नीचे उसके दबाव में कुचला हुआ विशाल अजगर का शव प्रकट हुआ। मार्क्विस नानलोंग ने अपना हाथ लहराया और सुनहरी और हरी रोशनी की एक लकीर उसकी ओर वापस उड़ी, जिससे उसकी सुनहरी तलवार और गहरे हरे रंग की अंगूठी प्रकट हुई। उड़ने वाली तलवार उसके शरीर में वापस चली गई और अंगूठी वापस उसके हाथ में पहन ली गई। लू वेयंग ने बर्बाद शव को कई बार देखा और फिर उसके पास पहुंच गया। उसने आकस्मिक रूप से अजगर के सिरों में से एक तक अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ में एक अंगूठे के आकार का हरा कोर बुला लिया। अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ उसने दूसरे 2 सिरों को देखा और उनमें से प्रत्येक से एक कोर निकाला। उस क्षण जायन, जिसने अपने कठपुतली पशु के टुकड़े इकट्ठा करना समाप्त कर लिया था, और मार्क्विस नानलोंग वहां पहुंच गए थे। लू वेयंग ने एक और शब्द कहे बिना उनमें से प्रत्येक को एक कोर दे दिया। जायन ने वस्तु को स्वीकार किया और एक नजर डालने के बाद उसे उदासीनता से अपने पास रख लिया। मार्क्विस नानलोंग ने भी ऐसा ही किया। जल्द ही लू वेयंग ने एक अग्निगोले के साथ विशाल अजगर के शरीर को राख कर दिया और कहा, अगर हम अकेले होते तो इस पशु को मारना मुश्किल होता, लेकिन हमारी शक्तियों को मिलाकर इस स्तर के प्राचीन पशुओं को मारना बहुत बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए। अगर प्राचीन अग्निमेधक एंशिएंट फ्लेम टोड से निपटना इतना आसान है, तो यह यात्रा काफी आरामदायक होगी। मार्क्विस नानलोंग ने आह भरी और एक विवश मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभव है कि प्राचीन अग्निमेधक थोड़ा अधिक परेशानी वाला होगा। आखिरकार इसने मास्टर कानकुन को भी भागने पर मजबूर किया था। हालांकि वह उस समय काफी कमजोर था, लेकिन पशु निश्चित रूप से भयानक होगा। थोड़ी सोच के बाद लू वेयंग ने चुपचाप सिर हिलाकर जवाब दिया। तब तक जायन पहले ही उड़कर छिपने वाले शरण ध्वजों को इकट्ठा कर चुका था। जब वह लौटा तो उसने कहा, चलो हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि प्राचीन अग्निमेधक कितना भयानक है। ऐसा कहते हुए उसने आगे बढ़ने का नेतृत्व किया। मार्क्विस नानलोंग और लू वेयंग ने एक दूसरे को देखा और उसका करीब से पीछा किया। आखिरकार उन्हें ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट से गुजरने के लिए जायन की यिन यांग रिंग पर निर्भर रहना था। विशाल अजगर के मारे जाने के साथ मार्ग अब खुला था। ... लाल रोशनी की एक बाधा से घिरा 300 मीटर चौड़ा एक पत्थरीला रास्ता था, जिसके भीतर देखा नहीं जा सकता था। 3 साधक जमीन से 15 मीटर ऊपर एक सावधान गति से उड़ रहे थे। जब उन्होंने सड़क पर 10 किलोमीटर से अधिक यात्रा की तो दृश्य बदल गया और उन्हें एक हल्की पीली दीवार का सामना करना पड़ा। पत्थर की दीवार में 20 मीटर से अधिक चौड़ी एक पिच्छा काली गुफा थी। ये यही है। जब हम इससे गुजरेंगे तो हमें घाटी की गहराई में होना चाहिए। गुफा का मार्ग 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट से ढका हुआ है। मार्क्विस नानलोंग ने आह भरी और जायन की ओर मुड़कर कहा, साथी जायन, हमें आपकी यिन यांग रिंग का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। लू वेयंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और जिज्ञासा से कहा, चूंकि हमें पता है कि गुफा में ग्रेट नॉर्थ एसेंस लाइट्स हैं, क्या हम गुजरने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं खोज सकते? या क्या यह इकलौता रास्ता है?
मार्क्विस नानलॉन्ग ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। भाई लू, अपने जादुई खजाने से चट्टान पर प्रहार करें, आप जल्द ही समझ जाएंगे कि क्यों। ठीक है, मैं इसे मारता हूँ। अनिच्छा के साथ लू वेयंग ने अपनी आस्तीन लहराए और अपने हाथ से एक सफेद रोशनी निकाली, जो पत्थर की दीवार पर भयंकर प्रहार करती हुई चली गई। उस क्षण जायन ने सफेद रोशनी की लकीर के भीतर यात्रा करते हुए एक काफी अजीब छोटी तलवार स्पष्ट रूप से देखी। ऐसा लग रहा था कि यह एक शायद ही कभी देखी जाने वाली उड़ने वाली तलवार जादुई खजाना था।